melting, freezing, है ना, vaporization and boiling। बात समझ में आ गई? अब हम वेपोराइजेशन में बताया दो तरह से होता है, एक होता है बॉइलिंग और एक होता है इवेपोरेशन। यानी बॉइलिंग में भी यही प्रोसेस होता है, लेकिन फर्क है। क्या फर्क है? बॉइलिंग के अंदर जो प्रोसेस होता है उसमें दो बातें हैं, तो प्योर सब्सटेंस, एक तो वो बल्क में होगा और दूसरा बॉइलिंग जो होता है वो एक फिक्स टेम्परेचर पे होता है, वो प्योर है। बॉइलिंग में टेम्परेचर चेंज, ये ध्यान रखिएगा बिल्कुल, जो कि आगे बहुत एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है इसी चैप्टर में, उनका कॉन्सेप्ट जब भी क्लियर होगा ये दोनों पॉइंट्स क्लियर होंगे। ठीक है, अब मैं आ रहा हूँ इवेपोरेशन की। एक डेफिनेशन का एक पार्ट तो आपको आना चाहिए पहले से, क्या होगा इवेपोरेशन? प्रोसेस। कौन सा प्रोसेस? चेंजिंग लिक्विड इनटू वेपर्स या गैस। ये तो कॉमन है दोनों, जहां पे हम एट बल्क बोलते हैं, बल्क नहीं बोलते, क्योंकि इवेपोरेशन जो है वो सरफेस पे होता है। इवेपोरेशन सरफेस के मॉलिक्यूल्स जो है, ठीक है ना, क्लास में स्कूल से बाहर लाइन लगी हुई है बहुत सारी, दरवाजे एक ही है, बाहर निकलना है, तो जो स्कूल के अंदर प्रिंसिपल के गेट के पास खड़ा है और जो एक दरवाजे के पास खड़ा है बाहर निकलने के, जब बाहर दरवाजा खुलेगा तो कौन बाहर निकलने का चांस ज्यादा है? जो गेट पे खड़ा है बाहर निकलने के गेट के पास। जो प्रिंसिपल के मतलब स्कूल के अंदर, स्कूल की बाउंड्री में है, तो मेरे स्कूल की जो बाउंड्री थी वो अंदर थी, जो बिल्डिंग थी, और गेट जो था वो बाहर था। तो जो स्कूल की बाउंड्री के अंदर आ गया, स्कूल के अंदर बिल्डिंग के गेट के पास आ गया, वो नहीं निकलेगा पहले कौन निकलेगा? जो गेट के पास है। दरवाजा खुलेगा, उसको मौका मिल रहा है, मौका मिलने दी जाएगी। और जो स्कूल की बिल्डिंग के गेट के ऊपर है, उसको ज्यादा एनर्जी चाहिए, पहले वो वहां से चल के गेट तक आए, फिर वो बाहर निकल सकता है। ये तो है नहीं कि जो गेट के ऊपर पहले से मौजूद था वो खड़ा रह गया, वो बाहर निकल जाए। पॉसिबल है? कॉमन सेंस की बात है, समझ में आया? तो इवेपोरेशन जो होता है वो सरफेस की मॉलिक्यूल्स का होता है, पहले जो पार्टिकल सरफेस पे होते हैं, क्योंकि उनको इवेपोरेशन में क्या हो रहा है? सॉलिड से गैस में आ रहा है, सॉलिड लिक्विड से गैस में आ रहा है। तो अब जो लिक्विड के गैस में आ रहा है, तो जो सरफेस के ऊपर है वो डायरेक्ट गैस के कांटेक्ट में है ना, हवा के कांटेक्ट में है ना, उनका बाहर निकलना ज्यादा इजी है या नीचे बॉटम में से बाहर निकलना ज्यादा इजी है? जो बिल्कुल सरफेस के ऊपर है। एनर्जी हम किसी को नहीं दे रहे, अंदर वाला जो है, जो बॉटम के ऊपर है, तो पहले सरफेस में आ रहा है, तभी तो वो बाहर निकलेगा, हवा के कांटेक्ट में जाएगा। तो इवेपोरेशन इज ए प्रोसेस व्हिच टेक्स प्लेस ऑन द सरफेस। जबकि बॉइलिंग पूरे लिक्विड में होता है, बल्क में होता है। आप देखेंगे अगर किसी गिलास के कंटेनर में पानी को बॉईल करना है, लिक्विड को बॉईल कर रहा है, तो आप नीचे से बबल्स निकलते हुए देखेंगे बहुत सारे, वो नीचे से एनर्जी लेके बाहर निकल रहे हैं। समझ में आई ना बात? ये यहाँ पे आप जब इवेपोरेशन होगा तो आप बहुत सारे बबल्स निकलते नहीं देखेंगे। आप पानी गिलास में रख दीजिए, पानी सरफेस पे कम होता चले जाएगा, लेकिन नीचे से आपको बबल्स नजर आते नहीं आएंगे, क्योंकि वो जो बबल्स थे वो जो गैस बन गए थे, वो बबल्स की जगह में नजर आते। वो एनर्जी लेकर लिक्विड से गैस बन गए, अब चलो उनकी एनर्जी वो गैस बन चुके हैं, इसलिए हमें बबल की फॉर्म में नजर आ रहा है। और वो हल्के होते हैं, वो फौरन ऊपर को जाते हैं। तो हल्की चीज जो है लिक्विड में जो चीज हल्की होती है वो ऊपर को आती है, तो फिर वो बाहर निकल जाती है। तो एक फर्क ये हुआ कि बॉइलिंग जो है वो बल्क फिनोमिनन है जो पूरे लिक्विड में होता है, और इवेपोरेशन जो है वो बल्क फिनोमिनन नहीं है। कहाँ होता है? ये सरफेस पे होता है। ये पॉइंट क्लियर हो गया? तो इवेपोरेशन इज ए प्रोसेस ऑफ चेंजिंग ए लिक्विड इनटू वेपर्स और गैस फ्रॉम इट्स सरफेस, फ्रॉम इट्स सरफेस एट एनी टेम्परेचर। इसमें टेम्परेचर को जिक्र करने की जरूरत नहीं है,
वैसे कुछ लोग कहते हैं एट ए टेम्परेचर बिलो बॉइलिंग पॉइंट, बुक में भी ये लिखा, बट आई एम नॉट एग्री। मैं इसको, क्योंकि अगर बॉइलिंग पॉइंट ऑलरेडी है, कुछ लोग बॉइलिंग पॉइंट से एनर्जी ले चुके हैं, वो तो निकलेंगे बाहर, लेकिन जो अभी बॉइलिंग वाली एनर्जी नहीं ले पाए, जितनी बॉइलिंग में जितनी एनर्जी चाहिए, लेकिन वो सरफेस के ऊपर है, तो वो भी बाहर निकल सकते हैं, जबकि उनको अभी उतनी जितनी बॉइलिंग के वक्त एनर्जी होती है उतनी एनर्जी उनको नहीं मिली। तो इसलिए टेम्परेचर का जिक्र इसमें नहीं करना चाहिए, लेकिन आप कर दें किसी हद तक तो वो गलत भी नहीं है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द लिक्विड जो बॉयल होता है, वेपर्स में आता है, एवोपरेट होता है, वो बॉइलिंग पॉइंट से कम पे होता है। द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग है लिक्विड इनटू गैस और वेपर। आगे बल्क, अगर हम कहेंगे बल्क तो वो बॉइलिंग हो जाएगा, हम कहेंगे फ्रॉम इट्स सरफेस। अब बल्क नहीं होगा, वो सरफेस के ऊपर होगा, दैट इज नोन एज इवेपोरेशन। समझ में आया? 5 फैक्टर्स है, बुक में 4 दे रखे हैं। इवेपोरेशन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, बुक में 4 है, लेकिन एक्चुअली 5 है। मैं आपको बताऊंगा, 5वां फैक्टर भी आप सुनेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, मिसाल देके समझेंगे। समझ में आया? बॉइलिंग जो है, प्योर सब्सटेंस की बॉइलिंग, वो डिपेंड करती है बॉइलिंग पॉइंट पे, और बॉइलिंग पॉइंट जो है वो डिपेंड करता है प्रेशर पे। बॉइलिंग प्रोसेस है, वो तो बॉइलिंग पॉइंट पे डिपेंड करती है। प्रेशर पे जो डिपेंड करता है वो क्या डिपेंड करता है? बॉइलिंग पॉइंट, यानी वो टेम्परेचर जिसपे वो बॉइल करेगा वो प्रेशर के साथ कम बढ़ती होता है। प्रेशर बढ़ जाएगा तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा और कम हो जाएगा। क्या बात? क्यों? मैंने बता दिया वजह, क्योंकि प्रेशर बढ़ेगा तो बाहर निकलने के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए, बाहर निकलने के लिए एनर्जी के लिए ज्यादा टेम्परेचर चाहिए, और ज्यादा टेम्परेचर चाहिए तभी उतनी एनर्जी होगी। समझ में आई बात? ये ध्यान रखिए ना, इसमें बुक में सवाल है इसके ऊपर। ऑलराइट, तो इवेपोरेशन की डेफिनेशन समझ में आ गई क्या? द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग ए लिक्विड इनटू वेपर्स एट इट्स सरफेस, है ना, एट एनी टेम्परेचर। और आप लिखना चाहें कि बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट तो कोई हर्ज नहीं है, लेकिन दिस इज नॉट करेक्ट। ये ज्यादा कहते हैं कि एट एनी टेम्परेचर, तो उसका मतलब कम टेम्परेचर हो ज्यादा हो। अब किन फैक्टर पे इवेपोरेशन डिपेंड करता है वो इसके बाद आएगा, अभी हम डेफिनेशन में हम उस पर नहीं आ रहे। वी विल कम टू दिस पॉइंट अगेन, ओके? अच्छा, अब इवेपोरेटिंग पॉइंट कोई नहीं होता, क्यों? एनी टेम्परेचर इवेपोरेशन, यानी पानी, बर्फ 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है तब भी इवेपोरेशन होता है पानी का। कहां से उनको जो एनर्जी चाहिए, वो जो आप फैक्टर्स पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कहां से वो लिक्विड से गैस में आ रहे हैं। जबकि इवेपोरेटिंग पॉइंट कोई नहीं होता, बॉइलिंग पॉइंट होता है। वो भी ये याद रखिएगा, अगर इम्प्योर सब्सटेंस है, इम्प्योर मैटर है, इम्प्योर मैटर है, तो बॉइलिंग पॉइंट फिक्स नहीं होगा। यानी आप देखेंगे लिक्विड बॉइल भी हो रहा है, लेकिन साथ में टेम्परेचर भी चेंज हो रहा है। बात समझ में आई? थोड़ी देर के लिए अगर फिक्स ही होगा कुछ सेकंड्स के लिए, फिर वो बढ़ने लगेगा अगर वो मिक्सचर, क्योंकि हर लिक्विड, हर मॉलिक्यूल, अलग अलग मैटर के पार्टिकल्स अपनी एनर्जी ले रहे हैं। तो जो एनर्जी जिन्होंने बॉइल, जिनका बॉइलिंग पॉइंट आ गया, उनका टेम्परेचर चेंज होना बंद हो जाएगा, लेकिन वो तो मिक्स है औरों के साथ। लेकिन जिनका बॉइलिंग पॉइंट नहीं है, उनका टेम्परेचर चेंज होना बंद नहीं होगा। तो थर्मोमीटर जो सिलेक्टेड पार्टिकल्स का टेम्परेचर थोड़ी नोट कर रहा है, वो तो एक लिक्विड में पड़ा हुआ है जो मिक्सचर है, तो सबका टेम्परेचर नोट करेगा। थोड़ी देर के लिए टेम्परेचर बढ़ना रुक जाएगा, वो भी नोट करेगा, उसके बाद टेम्परेचर दोबारा बढ़ने लगेगा उन पार्टिकल्स की वजह से जिनका बॉइलिंग पॉइंट नहीं आया है। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? जिनका बॉइलिंग पॉइंट नहीं आया, वो तो अपने बॉइलिंग पॉइंट पे जाके फिक्स होंगे ना। आप समझ रहे हैं मेरी बात? देखिए मिसाल के तौर पर बड़ी सिंपल एग्जाम्पल है, बस में बहुत सारे काफी सफर करते हैं। अब जिसका स्टॉप आ गया बाहर निकलने का, वही तो गेट पे जाएगा बाहर निकलने के लिए, या सारे गेट पे जाएंगे? प्राइम मिनिस्टर या कोई प्रेसिडेंट थोड़ी है सब उसको छोड़ने के लिए गेट तक जा रहे हैं, बाय बाय करने। हर अपने अपने बॉइलिंग, अपने अपने स्टॉप पे आके लोग बाहर निकलेंगे। तो जिनका स्टॉप नहीं आया, वो उनका वो बाहर नहीं निकलेंगे।
तो जो मिक्सचर है उसमें डिफरेंट काइंड के पार्टिकल्स हैं। किसी का बॉइलिंग पॉइंट लिक्विड की फॉर्म में, किसी का बॉइलिंग पॉइंट कुछ है, किसी का कुछ है, किसी का कुछ है। तो अब जिसका बॉइलिंग पॉइंट पहले आ गया, तो जिसका बॉइलिंग पॉइंट नहीं आया वो थोड़ी वहां पे रुकेगा, थोड़ी देर के लिए टेम्परेचर कांस्टेंट होगा, थर्मामीटर के मुख में सवाल की। लेकिन जिनका बॉइलिंग पॉइंट नहीं आया वो तो हीट गेन करते रहेंगे ना, और बॉइलिंग पॉइंट पे जाके टेम्परेचर फिक्स होता है। जब उनका बॉइलिंग पॉइंट नहीं आया तो उनका टेम्परेचर भी फिक्स नहीं होगा उन पार्टिकल पर। तो थर्मामीटर तो अंदर टेम्परेचर नोट कर रहे हैं ना, चाहे वो ए की वजह से बढ़े चाहे बी की वजह से बढ़े। अगर वो बढ़ रहा है तो बढ़ता हुआ टेम्परेचर नोट करेगा ना। तो ये थोड़ी है कि ए का टेम्परेचर फिक्स हो गया तो बी को छोड़ो सी को छोड़ो, मेरे लिए तो ए इंपॉर्टेंट है। सिलेक्टिव टेम्परेचर स्टडी कर सकता है, थर्मामीटर स्टडी कर सकता है, चाहे ए की वजह से टेम्परेचर बढ़े या बी की वजह से बढ़े या सी की वजह से। थर्मामीटर बीच में पड़ा हुआ है तो वो तो किसी वजह से भी टेम्परेचर बढ़ रहा है ना, तो वो तो टेम्परेचर नोट करेगा नहीं करेगा। अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है तो वो थर्मामीटर टेम्परेचर नोट करेगा, बढ़ा हुआ टेम्परेचर नोट करेगा या वही फिक्स नोट करेगा, तो वो जिसकी वजह से बढ़ रहा है। ठीक है, तो ये अप्लाई फैक्टर वी विल डिस्कस इट। अब बॉइलिंग के बाद इवेपोरेशन का, वेपोराइजेशन का उल्टा है। वेपोराइजेशन में जनरल ले रहा हूँ, वेपोराइजेशन का उल्टा प्रोसेस क्या है? जैसे मेल्टिंग का अपोजिट क्या था? फ्रीजिंग। तो वेपोराइजेशन का भी कुछ ना कुछ अपोजिट होगा, है कंडेंसेशन। करेक्ट। तो उन लोगों को स्कूल का पढ़ाया हुआ याद रहता है। कंडेंसेशन जस्ट अपोजिट टू वेपोराइजेशन। डेफिनेशन आपको आनी चाहिए। कंडेंसेशन क्या डेफिनेशन? क्या डेफिनेशन? द प्रोसेस ऑफ, बोलो तो काम को बता दो प्रोसेस के साथ। द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग ए गैस इनटू लिक्विड इज नोन एज कंडेंसेशन, इज नोन एज कंडेंसेशन। ये वही बात आ गई, अगर वो प्योर फॉर्म ऑफ मैटर है, यानी प्योर चीज के पार्टिकल्स हैं, अल्कोहल के हैं, प्योर वाटर के हैं, या कोई और प्योर लिक्विड है उसके वेपर्स हैं, तो जब वो गैस से लिक्विड में कन्वर्ट होंगे तो टेम्परेचर क्या होगा? चेंज होगा। प्योर जिसका टेम्परेचर स्टेट के चेंज होने पे चेंज नहीं होगा। जब वो लिक्विड से गैस बने तो टेम्परेचर फिक्स हो गया था, अब वो गैस से लिक्विड बनेंगे तो भी टेम्परेचर क्या हो जाएगा? फिक्स हो जाएगा। प्योर चीज अगर तो क्या होगा? द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग ए गैस इनटू लिक्विड that is known as condensation. That process is known as condensation. ये तो बिल्कुल वेपोराइजेशन का अपोजिट है। लिक्विड से गैस वेपोराइजेशन और गैस से लिक्विड कंडेंसेशन। अब आप देखिए गिलास में बर्फ डाल के रख दीजिए खाली गिलास में, तो पानी के गिलास के चारों तरफ बाहर पानी की ड्रॉपलेट नजर आएंगे। तो कहाँ से आ रहा है? तो हवा में था, तो उसको किसी और नाम को क्या था? वो ठंडे होके वो लिक्विड बन रहा है, तो उसको किसी और नाम से पुकारेंगे, क्या बोलेंगे? कंडेंसिंग बोलेंगे कि भाई जो हवा में पानी था वो कंडेंस हो रहा है, और उसको ठंडा, उसको जब वो ठंडा हुआ तो वो कंडेंस हुआ, तो उसका जो टेम्परेचर जितना नीचे आया तो वो गैस से ज्यादा एनर्जी थी, वो गैस की फॉर्म में था। जब टेम्परेचर कम हुआ, ठंडी बर्फ के कॉन्टेक्ट में आया तो टेम्परेचर कम हो तो एनर्जी उसकी कम हुई, तो जब एनर्जी कम हुई तो वो गैस से टाइम में बदलना शुरू हो गया, कंडेंसेशन बोले। पॉइंट क्लियर हो गया? अच्छा, अब वही डेफिनेशन आ जाती है। The fixed temperature at which a pure substance changes from liquid to gas, उसे हम क्या कहते हैं? In bulk, liquid to gas in bulk, उसे क्या बोलते हैं? Boiling point। अब इसका उल्टा हो जाए, the fixed temperature at which liquid gas changes into लिक्विड, उसे हम कंडेंसेशन पॉइंट बोलेंगे। इसको हम कंडेंसेशन पॉइंट कह सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए, जिस टेम्परेचर प्रोवाइडेड, ये ध्यान रखिएगा कि टेम्परेचर जब वो सॉलिड से लिक्विड बनते हैं, लिक्विड से
लिक्विड से गैस बन जाए, गैस से लिक्विड बनता है, टेम्परेचर फिक्स होता है। अगर 100 डिग्री पे कोई चीज 100 डिग्री पर, 100 डिग्री सेल्सियस पे वो लिक्विड से गैस बना है, तो जब वो गैस से लिक्विड बनेगा तब भी टेम्परेचर कितना होगा? 100। ये ध्यान रखिएगा। इसमें आपकी बुक में बहुत इंपॉर्टेंट 2 सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट। At the time when the state changes, if a substance is pure, तो जब वो स्टेट चेंज हो रही होती है, यानी सॉलिड से लिक्विड बन रहा होता है, या लिक्विड से सॉलिड बन रहा होता है, या लिक्विड से गैस बन रहा होता है, या गैस से लिक्विड बन रहा होता है, उस पर टेम्परेचर चेंज एक वक्त में एक काम होता है। अगर टेम्परेचर चेंज हो रहा है तो स्टेट चेंज नहीं होगी, और अगर स्टेट चेंज हो रही है तो टेम्परेचर चेंज नहीं होगा, लेकिन शर्त है वो प्योर होना चाहिए। प्योर चीज में ये लॉ अप्लाई नहीं होता। अब इसको हम मूव कर लेते हैं सॉलिड, लिक्विड और ये गैस। सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से सॉलिड, है ना, लिक्विड से गैस या गैस से लिक्विड, लिक्विड से सॉलिड फ्रीजिंग, और सॉलिड से लिक्विड क्या मेल्टिंग, और अगर हाई टेम्परेचर पे है तो फ्यूजन। याद रखना, लिक्विड से गैस नहीं, वेपराइजेशन जब करना है। बॉइलिंग जब यूज करेंगे जब वो फिक्स टेम्परेचर पे होगा बल्ब में, तब बॉइलिंग कहेंगे, वरना जनरल वर्ड क्या है? जो कि वेपराइजेशन, वो जो गैस, लिक्विड से गैस जो है वो बॉइलिंग भी हो सकता है और वेपराइजेशन भी, एवोपरेशन भी हो सकता है। तो ना यहाँ वर्ड बॉइलिंग आएगा ना एवोपरेशन आएगा, बल्कि क्या आएगा? वेपराइजेशन। और गैस टू लिक्विड कंटिन्यू। अब अगर सॉलिड से गैस बन जाए या गैस से सॉलिड बन जाए, लिक्विड बीच में ना आए, तब बोलते हैं सब्लिमेशन। क्या बोलते हैं? अब देखो एक बात ध्यान रखना, लिक्विड से सॉलिड या मेल्टिंग है ना, और लिक्विड से सॉलिड, सॉलिड से लिक्विड मेल्टिंग, और लिक्विड से सॉलिड क्या हुआ? ये फ्रीजिंग। लिक्विड से गैस वेपोराइजेशन, बॉइलिंग नहीं बोलेंगे। अगर आप बल्ब बोलेंगे तो बॉइलिंग आ जाए। कॉमन वर्ड क्या है? वेपोराइजेशन। और गैस टू लिक्विड कंडेंसेशन। देखिए अलग अलग नाम है। यहाँ सॉलिड से गैस है, गैस से सॉलिड, दोनों का एक ही नाम है, सब्लिमेशन। इसको भी सब्लिमेशन बोलेंगे। और अगर गैस टू लिक्विड है, इसे भी क्या बोलेंगे? सब्लिमेशन। हाँ, बता रहे हैं, डेफिनेशन आपको आनी चाहिए। द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग ए सॉलिड इनटू गैस डायरेक्टली विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड स्टेट, दैट प्रोसेस इज नोन एज सब्लिमेशन। और एंड नहीं, दोनों में से एक भी होगा सब्लिमेशन के दायरे। एंड लग जाए तो खाली में दोनों होने चाहिए। बात समझ में आई नहीं आई? एंड और आएगा, एंड आएगा। और क्यों? जब दोनों में से कोई भी प्रोसेस हो, एंड जब लग जाता है इसका मतलब है कि दोनों होना जरूरी है। जब मैं एक बात आपको थोड़ा सा कुरान के ऊपर आ जाऊं, तो कुरान के अंदर जो कंडीशन दे रखे हैं कामयाबी की, उसके उनके बीच में 4 कंडीशन, उसके बीच में लफ्ज एंड आता है, या नहीं आता। या हो तो ये कर लो या ये कर लो। एंड का मतलब है वो जितने भी चीजें उन सबको करना जरूरी है। जैसे किसी नौकर से कहें कि भाई तुम्हें दाल लानी है और चावल लानी है, अब वो एक चीज लेके आ जाए तो आपको तो उतना अधूरा काम किया। अगर आप कहते हैं दाल लानी है या चावल लाना है, तो यू कैन डू वन ऑफ देम। यहाँ पे दाल लानी है और चावल लाना है, तो दोनों लाने जरूरी। तो ये जो इसके अंदर है, इसमें लफ्ज और आ रहा है, यानी ये हो या ये हो, दोनों में से कोई एक ही होगा। दोनों होंगे तब भी, तो दोनों में से कोई एक होगा
तब भी इस नाम से पुकारेंगे हम सब्लिमेशन। तो क्या डेफिनेशन होगी? द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग अ सॉलिड इनटू गैस डायरेक्टली, ब्रैकेट में लिखते हैं क्या? विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड स्टेट, और चेंजिंग गैस इनटू सॉलिड, अगेन यू हैव टू ब्रिंग द सेम वर्ड, क्योंकि गैस टू सॉलिड ऐसे भी जा सकता है घूमकर। द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग गैस इनटू सॉलिड डायरेक्टली विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड स्टेट इज नोन एज सब्लिमेशन। क्या वर्ड आएगा? दोनों को बताना है, और बीच में क्या वर्ड आएगा? और द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग सॉलिड इनटू गैस, समझ में आया? डायरेक्टली विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड, और चेंजिंग फ्रॉम गैस टू सॉलिड, और वजह समझ में आ गई? एंड नहीं बोलेंगे, एंड होता तो दोनों मिलकर सब्लिमेशन बनता, और का मतलब है ये हो या ये हो। अब इसकी मिसाल है, जो अमोनियम क्लोराइड, जो एक मसाला बोलते हैं शायद, अमोनियम क्लोराइड खाने, जो हमारा सोडियम क्लोराइड खाने का नाम से वैसे ही देखने में लगता है, ये मेल्ट नहीं होता। इसको आप किसी कंटेनर में डाल के अगर हीट करेंगे तो ये डायरेक्ट सॉलिड से क्या बन जाता है? गैस बन जाता है। और उसको आपने कंटेनर को ढक रखा है तो किसी भी दूसरे कंटेनर से गैस वेपर बाहर ना निकले, और उसको ठंडा कर दिया, तो वो जो सॉलिड है, जो गैस था, वो डायरेक्ट सॉलिड बन गया। यानी सॉलिड से गैस बने थे, ठंडे हो गए, गैस से सॉलिड बनेंगे। दोनों हालतों में सब्लिमेशन, चाहे वो सॉलिड से गैस बने, चाहे गैस से सॉलिड। एक एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूं जिसमें एक साइड है, दूसरी साइड नहीं है। जो हमारी सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड है, क्या उसको हम ड्राई आइस कहते हैं। क्यों कहते हैं वो भी बाद में बताएंगे। सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड डायरेक्टली चेंजेस फ्रॉम सॉलिड टू गैस, सब्लिमेशन। लेकिन अगर आप गैस से सॉलिड बनाना चाहें तो वो डायरेक्ट नहीं आएगी। अगर गैस से सॉलिड बनाएंगे तो ठंडा करना पड़ेगा, पहले वो लिक्विड बनेगी, और फिर लिक्विड से सॉलिड बनेगी तो और ठंडा कर देगी। डायरेक्ट गैस से लिक्विड में क्या है? नहीं बदली। इसलिए हम अमोनियम क्लोराइड को सबलाइन बोलते हैं कि ये सबलाइन है, सब्लिमेबल है। क्या है ये? सब्लिमेबल। यानी सब्लिमेबल का मतलब इसको और कोई अवॉइड ऐड नहीं कर रहा है, चाहे सॉलिड से गैस बने, चाहे गैस से सॉलिड। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड को सब्लिमेबल नहीं कहते, क्योंकि फिर उसका मतलब है गैस वाली भी कार्बन डाइऑक्साइड सब्लिमेबल होगी। सॉलिड का ड्राई आइस को सब्लिमेबल बोलते हैं, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। वहां सॉलिड कहना, क्योंकि सॉलिड फॉर्म में अगर होगी तो डायरेक्ट सॉलिड से गैस बनेगी। अगर हम कहेंगे कार्बन डाइऑक्साइड सब्लिमेबल, तो ये इसलिए गलत है कि चाहे वो सॉलिड टू गैस बने, चाहे गैस टू, फिर दोनों हाल में पॉसिबल है, यानी सॉलिड से गैस और गैस से सॉलिड। जबकि एक तरफ तो वो सॉलिड से गैस बन रही है, लेकिन दूसरी तरफ गैस से सॉलिड, वो पहले मेल्ट होगी, पहले ठंडी होगी, कंडेंस होगी, पहले कंडेंसेशन का प्रोसेस होगा, फिर ठंडा करेंगे तो फ्रीजिंग का प्रोसेस होगा। अब जो बीच में लिक्विड आ गया तो इसलिए उसको हम सब्लिमेशन नहीं कहेंगे। एक साइड पे सब्लिमेशन है, दूसरी साइड पे सब्लिमेशन। और ड्राई आइस इसलिए बोलते हैं कि पानी जो है, जो हमारी नॉर्मल आइस है, वो डायरेक्ट सॉलिड से गैस नहीं बनती, वो पहले लिक्विड बनती है। इसलिए आपके कपड़े गीले हो जाते हैं अगर आपके हाथ में या रुमाल में पकड़ रखा है, बर्तन कपड़े में रखा है तो कपड़ा गीला हो जाएगा, तो वो मेल्ट हो गई। फिर मेल्ट होने के बाद वो बाद में वेपोराइज होगी, लेकिन डायरेक्ट सॉलिड से गैस नहीं बनेगी। वो पहले मेल्ट होगी, उससे कपड़े गीले हो जाएंगे, हाथ में होगा तो हाथ गीला हो जाएगा। लेकिन जो आपकी ये जो है सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, ये अगर आप हाथ में पकड़ेंगे तो हाथ गीला नहीं होगा, कपड़े गीले नहीं होंगे। कागज में रखा है तो कागज गीला क्यों नहीं होगा? क्योंकि गीला होता है लिक्विड से, और ये लिक्विड बन ही नहीं रहा है। सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड जो लिक्विड में बदल ही नहीं रही है, तो गीला कैसे हो जाएगा? तो डायरेक्ट सॉलिड से कैसे बदल देंगे? गैस में। तो जब लिक्विड नहीं बनी तो गीला भी नहीं करेगी। इसलिए तो इसको हम आइस बोलते हैं, सॉरी
इसको क्या बोलते हैं? ड्राई। ड्राई बोलते हैं। ड्राई इसलिए कहते हैं कि भाई ये गीला नहीं करते जब ये सॉलिड से गैस बनती है। आइस इसलिए कहते हैं कि जब ये सॉलिड फॉर्म में होती है तो ये आइस जैसी लगती है, जबकि आइस होती नहीं है। और ये मिलेगी यहाँ पे आपको, ये जितने भी आइसक्रीम सेलर्स हैं इनके जो बॉक्स हैं उसमें जो आपको आइस जमी हुई नजर आती है वो बेसिकली आइस में होगी, पानी वाली आइस में होगी, वो ड्राई आइस होती है। अगर उसको आप हाथ में लेंगे तो हाथ गीला नहीं होगा, थोड़ी देर में गायब हो जाएगी, यानी गैस से सॉलिड से गायब हो जाएगी गैस। तो दोनों वजह हैं। आपको पूछे व्हाई इट इज कॉल्ड ड्राई आइस, तो पहला रीजन इट इज लुक्स लाइक आइस, आइस जैसी नजर आएगी तो फिर हम आइस के नाम से पुकारते हैं। ड्राई इसलिए कहते हैं कि आइस कहते हैं तो वो सॉलिड से लिक्विड बनती है, हाथ में होगा तो हाथ गीला हो जाएगा, लेकिन ये हाथ के कपड़े को गीला, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? ड्राई। इसलिए आप इसको कपड़ों अपने जो आपका बैग है ना उसमें भी भर सकते हैं। और ये तो थैलियां दिखती है लोग जो है वो अपने ड्राई आइस बनाकर और वो बेचते भी हैं कि लोग बर्फ बनाने घर जाके ठंडा करना है तो कोई बात नहीं, आप ले जाओ उसे, बस अपने बैग में रख लो, बैग की किताबें गीली नहीं होंगी। घर जाके अगर घर करीब है, उससे पहले अगर वो गैस बन गई तो कोई बात अलग है, लेकिन अगर घर करीब है और गैस नहीं बनी तो आप वो जो पीसेज हैं ड्राई आइस के वो पानी में डाल दीजिए, तो वो जो पानी की जो हीट है वो ले लेगी, पानी ठंडा हो जाएगा, है ना, और वही काम जो आइस कर रही थी वही काम वो ड्राई आइस भी करेगी। जो ड्राई आइस हुए थे दो वजह समझ में आ गई। पहली वजह इट लुक्स लाइक आइस बट इट डज नॉट कंडेंस, डज नॉट मेल्ट, डज नॉट मेक द क्लॉथ वेट या हैंड्स वेट, इट डायरेक्टली चेंजेस फ्रॉम सॉलिड टू गैस, इसलिए उसको हम ड्राई आइस कहते हैं। बात क्लियर हो गई? अच्छी तरह कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। तो हमने आपको डेफिनेशन दी, सबसे पहले हमने मेल्टिंग की थी, जल्दी जल्दी नजर जाने का मतलब जाना चाहते हैं। दूसरी डेफिनेशन दी हमने, उसके अपोजिट फ्रीजिंग की, मेल्टिंग में हमने फ्यूजन भी बताया। फिर हमने लिक्विड से गैस की डेफिनेशन दी, क्या था? वेपोराइजेशन। सुनने भी ऐसे ही पढ़ाया था कि वेपोराइजेशन पहले पढ़ाया था, बाद में बॉइलिंग और इवेपोरेशन पे आए थे। असल वर्ड क्या है? लिक्विड टू गैस वेपोराइजेशन। ये दो तरह से होता है, इनमें दो बताई थी, एक क्या बताया था आपको? बॉइलिंग और दूसरा इवेपोरेशन, ठीक है। और इसका उल्टा जो होता है एक ही वर्ड है, कंडेंसेशन। वो चाहे कैसे ही ठंडा करें अपने आप लिक्विड बने, लिक्विड गैस से लिक्विड बने, चाहे किसी तक प्रोसेस हो कंडेंसेशन के साथ। और फिर सॉलिड टू गैस या गैस टू सॉलिड, दोनों हालतों में एक ही नाम है, क्या? और जो सब्सटेंस ये प्रॉपर्टी रखता है उसे सब्लिमेबल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रोसेस के बाद, अगर हम सब्लिमेशन प्रोसेस के बाद उसे कहीं बनाएंगे उसे सब्लिमेट बोलते हैं। वो हम आगे एक थोड़ा एक्सपेरिमेंट में बताएंगे। सब्लिमेट जैसे फिल्ट्रेट, छानने के बाद जो लिक्विड मिलता है आपको वो फिल्ट्रेट कहलाता है। ये सब्लिमेट यानी सब्लिमेशन के बाद जो मिला, लेकिन अभी आपने सब्लिमेशन नहीं करा, सिर्फ आपके पास रखा हुआ है, उसे हम कहेंगे सब्लिमेबल है। और सब्लिमेबल की एग्जाम्पल है तो ड्राई आइस होगी, खाली आइस कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? ड्राई आइस, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। खाली कार्बन डाइऑक्साइड बोल देंगे तो एक तरफ से चले, दूसरी तरफ से नहीं। क्या? नेफ्थलीन है, फिनोक्सिलीन है, क्या? ड्राई आइस जो ये जो होता है ना, इसका ये ग्रेजुअली होता है, फिक्स टेम्परेचर पे नहीं होता। आप बात समझ रहे हैं? जहाँ फिक्स टेम्परेचर पे कोई प्रोसेस हो रहा है वहाँ वो आता है, जैसे मेल्टिंग फिक्स टेम्परेचर पे होती है, उपयोग है वो मेल्टिंग पॉइंट आ गया। बॉइलिंग एक फिक्स टेम्परेचर पे होती है, समझ में आया? प्योर चीज वो उसको हम बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। और अगर वो लिक्विड उल्टा हो रहा है तो उसे कंडेंसिंग पॉइंट भी बोलेंगे, कंडेंसेशन पॉइंट, है ना। वैसे आमतौर पर बॉइलिंग पॉइंट से दोनों बातें, दोनों को इधर करते हैं। मेल्टिंग पॉइंट को फ्रीजिंग पॉइंट भी कर सकते हैं, उल्टा प्रोसेस है, लेकिन खाली मेल्टिंग पॉइंट भी कहते हैं कोई हर्ज नहीं। पॉइंट क्लियर हो गया? सब्लिमेशन पॉइंट नहीं होता, क्यों? क्योंकि इसका कोई फिक्स टेम्परेचर नहीं होता। अगर आप अमोनियम क्लोराइड एक कंटेनर में रखिए और उसे गर्म करें, वो गर्म भी होती रहेगी और सब्लाइन भी होती रहेगी। ये नहीं है कि फिक्स टेम्परेचर पे आके वो रुक गई, अब वो सिर्फ सब्लिमेशन होगा, कुछ नहीं होगा।
आप नेफ्थलीन की गोली आती है ना, फिनोल की गोलियां कपड़ों में डाल के रख देते हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता गैस में बढ़ जाती है। तो क्यों फ्रीज टेम्परेचर नहीं होता, टेम्परेचर ज़्यादा हो या कम हो उसका प्रोसेस कंटिन्यू रहता है, तो इसलिए वहाँ पे सब्लिमेशन पॉइंट वर्ड नहीं आता। ये पॉइंट क्लियर हो गया। मेल्टिंग पॉइंट आता है क्योंकि वो फिक्स टेम्परेचर होगा, अगर शर्त है, अगर क्या हो वो, फिर अगर वो प्योर हो। ये ध्यान रखिए, ये जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट है प्योर चीज से रिलेटेड है। ये प्योर चीज भी मेल्ट होती है लेकिन उसका फिक्स मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता। दिमाग में बात बैठ गई आपके, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? आई होप सो। जो मैंने पढ़ाया है खुदा मेरे समझ में आपने नहीं कह रहा, तो कोशिश करो मैं खुदा से दुआ करता हूँ कि तुम्हारी समझ में आ जाए।